हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएएस पीसीएस केंद्र। फ्रेंड्स, 100 पेजेज नोट सीरीज में ये सामान्य विज्ञान का 5वां लेक्चर है, 5th लेक्चर है। बाकी सारे सब्जेक्ट्स के प्लेलिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, तो आप जाकर बाकी वीडियोज को भी जरूर देख सकते हैं। बात करें इस नोट्स की, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, तो आप जाकर उस चैनल का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। इस नोट्स की खास बात यह है कि आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सिलेबस में जो भी चीजें हैं उन चीजों को काफी सिंपल और सिस्टमेटिक ढंग से प्रेजेंट किया गया है, जिससे कि चीजों को पढ़ने में आपको काफी आसानी होगी और समझने में भी काफी आसानी होगी। कम टाइम में क्वालिटी रिवीजन के लिए ये नोट्स आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। वीडियो देखने के बाद तो आप आराम से 3 से 4 मिनट में एक पेज को रिवाइज कर लेंगे। हाँ, ये वीडियो चूंकि रिवीजन के पर्पज से बनाया जा रहा है, तो मैं इसमें उतना ही एक्सप्लेन करूंगा जितना की जरूरत है, ताकि वीडियो की लेंथ ज्यादा लंबी नहीं हो। हाँ, उतना एक्सप्लेन जरूर कर दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद आप आराम से रिवीजन करते रहें। वीडियो से करना है रिवीजन तो वीडियो से करते रहें, नोट से करना है तो नोट से करते रहें। खैर चलिए, बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम फिजिक्स को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं ऊष्मा एवं ऊष्मागत की। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से पहले कुछ एक इंपॉर्टेंट बातें और हैं, इनको भी देख लीजिए। जैसे कि ये 3 डायमेंशनल जो चित्र हैं, इनके लिए कौन सा टेक्निक का यूज करते हैं? होलोग्राफी, ध्यान रखिएगा। उसके बाद रंग की बात कर ली जाए तो एक तो प्राथमिक रंग होते हैं, प्राइमरी कलर्स। ऐसे रंग मतलब जो किसी अन्य रंग के मिश्रण से नहीं बनते हैं, स्वतंत्र होते हैं वो। लाल, हरा, नीला, ये नाम ध्यान रखिएगा। आरजीबी, ये तीनों रंग, आरजीबी, रेड, ग्रीन, ब्लू। हाँ, द्वितीयक रंग कौन से होते हैं? सेकेंडरी कलर्स। ऐसे कलर्स जो प्राथमिक रंगों के मिश्रण से बनते हैं, इनको यूज करते हुए। फॉर एग्जाम्पल मैजेंटा हो गया, सियान हो गया, पीला हो गया, ये याद रखिएगा। आरजीबी, रेड, ग्रीन, ब्लू, इंपॉर्टेंट है। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स की बात कर ली जाए तो सबसे पहले तो आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि जो ताप का मापन होता है उसके लिए कौन कौन सा पैमाना यूज करते हैं। एक हो जाएगा सेल्सियस पैमाना, ठीक है, डिग्री सेल्सियस। केल्विन पैमाना, और ये रिलेशन जरूर ध्यान रखिएगा, K इज इक्वल टू C प्लस 273। ये K जो है ना, केल्विन में टेम्परेचर है, C है डिग्री सेल्सियस में। और उसके बाद फ़ारेनहाइट की बात की जाए तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। बीपीएससी में तो लगभग हर साल यहाँ से क्वेश्चन पूछ ही ले जाते हैं। क्या रिलेशन है? C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9। अब 5 और 9 में टेंशन में कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, तो देखिए मैं इसके लिए एक ट्रिक समझ लीजिए, इसको ट्रिक दे देता हूँ। जैसे ये F लिखा हुआ है ना, तो इधर से ये मिला दीजिए, और नीचे जो ये है इसको थोड़ा ऐसे खींच दीजिए। अब इसको पलटिएगा तो 9 दिख रहा होगा आपको, तो 9 दिख रहा है, तो ये ध्यान रखिएगा F जिधर की तरफ है उधर की तरफ 9 है। या फिर केमिस्ट्री में अगर आपको याद है कि फ्लोरीन जो होता है ना, उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 9, तो 9 इधर की तरफ है, ठीक, ऐसे ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद 5 ऑटोमेटिकली ध्यान रह जाएगा। अब देखिए क्वेश्चंस कैसे पूछ लिए जाते हैं। एक तो ऐसे पूछ लिया जाता है कि C और F कब मेल खाते हैं। मेल खाने का मतलब कब समान हो जाते हैं? डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। और ऑप्शन में डिग्री सेल्सियस में दिया है, इसका मतलब क्या कीजिएगा, डिग्री सेल्सियस में वैल्यू पता कर लीजिए। बोला है कि कब मेल खाएंगे मतलब कब समान हो जाएंगे, तो क्या कीजिए, C/5 इज इक्वल टू रिलेशन क्या है? F की जगह पर भी क्या रख दीजिए? C, दोनों समान हो गए। हाँ, अगर आंसर की बात, ऑप्शन की बात की जाए, ऑप्शन फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है तो दोनों जगह F रख दीजिए। -32/9 लिख दीजिए। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, दाएं बाएं कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? -40 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि हम डिग्री सेल्सियस में ही पता कर रहे हैं। तो ये है, एक तो है कि इसको आप याद कर सकते हैं, C इज इक्वल टू -40 डिग्री सेल्सियस, मतलब टेम्परेचर अगर डिग्री सेल्सियस में हो -40 डिग्री, ठीक, तो F और C जो है ना वो समान होंगे। लेकिन क्वेश्चन हमेशा ऐसे नहीं पूछे जाते हैं। डिग्री सेल्सियस की वैल्यू बदल बदल कर मतलब फ़ारेनहाइट में पूछ लिया जाता है। जैसे कि ऐसे पूछ लिया जाएगा 40 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट में वैल्यू कितनी होगी, 50 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट में वैल्यू कितनी होगी, ठीक। तो ये रिलेशन ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। चलिए, उसके बाद बात कर ली जाए कि ताप में अगर टेम्परेचर में परिवर्तन लाया जाता है तो क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए जैसे जैसे यहाँ पर ये ऐसे दिया है ना, टेम्परेचर को जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे, ठोस जो है वो द्रव में बदलेगा। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि कोई बर्फ़ का टुकड़ा है, बर्फ़ का टुकड़ा, अब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये किस में बदलेगा? लिक्विड में, सॉरी, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ये बर्फ़ का टुकड़ा है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये किस में बदलेगा? लिक्विड में। टेम्परेचर बढ़ाते जाइए, उसके बाद ये फिर किस में बदल जाएगा? वाष्पीकरण होगा तो ये बदल जाएगा गैस में, या फिर क्या बोलते हैं उसको, जलवाष्प में, गैस में, या फिर वही जलवाष्प। आप समझ रहे हैं इस बात को? तो ये तो आपको पता ही है। हाँ, ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जानते भी होंगे ये। जैसे कि गलनांक की बात की जाए, अर्थात मेल्टिंग पॉइंट की बात की जाए, तो एग्जाम्पल ध्यान रख लीजिए। जैसे बर्फ़ का जो गलनांक होता है ना, किस टेम्परेचर पर गलना शुरू होता है? बर्फ़ पिघलना किस टेम्परेचर पर शुरू होता है? मेल्ट करना 0 डिग्री सेल्सियस पर। और ये ध्यान रखिएगा, और पानी जो है ना इसी टेम्परेचर पर जलना बोल रहा हूँ, जमना भी शुरू होता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी का जमना शुरू होता है, मतलब फ्रीज करना वो शुरू होता है, फ्रीज करना उसी पर स्टार्ट होता है, और पिघलना भी इसी पर स्टार्ट होता है। दोनों बातें ध्यान रखिएगा।
और उसके बाद ये मोम का मैंने लिख दिया है 63 डिग्री सेल्सियस, इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं ध्यान रखेंगे तो चलेगा, लोहे का यहाँ लिखा है, ठीक है। बर्फ़ का थोड़ा सा आइडिया रख लीजिए। हिमांक, वही फ्रीजिंग पॉइंट की बात की जाए तो ये क्या होगा, देखिए गलनांक का मतलब ये हुआ कि ठोस से वो लिक्विड में बदल जाना, ठोस से क्या हो जाना, द्रव में बदलना, टेम्परेचर बढ़ेगा तो। हिमांक में क्या होगा, फ्रीज करेगा, मतलब इसमें क्या हो जाएगा, द्रव से लिक्विड से ठोस में चेंज होगा। गलन का क्या हो जाएगा, ठीक उल्टा। अब इसमें मैंने एक एग्जांपल लिखा है, जल का जो हिमांक होता है, फ्रीजिंग पॉइंट होता है, किस टेम्परेचर पर फ्रीज करना शुरू होता है जल, 0 डिग्री सेल्सियस पर, और उसी पर बर्फ पिघलना भी शुरू होता है। दोनों बातें ध्यान रखिएगा। बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाए, क्वथनांक की बात की जाए कि किस टेम्परेचर पर कोई भी लिक्विड हो, द्रव हो, वो उबलना शुरू होता है। देखिए क्वथन का मतलब क्या होता है, जब आप गर्म करेंगे तो बॉइलिंग तो होगी ना, उबलेगा, उसके बाद वो किस में बदलेगा, गैस में, जलवाष्प बनेगा, उसके बाद वो गैस में बदलेगा, अगर जल है तो जलवाष्प बनेगा। देखिए एग्जाम्पल के रूप में आप जल का जो क्वथनांक है, बॉइलिंग पॉइंट है, वो ध्यान रख सकते हैं 100 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद बात कर ली जाए अल्कोहल का, ये दिया हुआ है, ये पारे का दिया हुआ है, तो थोड़ा सा आप देख सकते हैं। वाष्पन की बात कर लीजिए, इवेपोरेशन की बात कर लीजिए, तो ये देखिए क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट तो ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट आप समझ रहे हैं कि एक फिक्स टेम्परेचर होता है, जैसे जल की बात की जाए तो 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलने लगता है। लेकिन वाष्पीकरण में क्या होता है, आप ध्यान दीजिएगा, वाष्पीकरण में क्या होता है कि अगर वो बॉयल नहीं भी कर रहा है, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस से पहले भी अगर पानी गर्म है, तो उसमें क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण हो रहा होगा। आप समझ रहे हैं इस बात को। तो द्रव के वाष्प में बदलने का जो प्रक्रम होता है उसको वाष्पीकरण बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। मतलब जहां पर क्वथन हो रहा है उसके नीचे वाले टेम्परेचर पर वाष्पीकरण हो रहा होगा, क्वथनांक जहां पर बॉइलिंग हो रहा है वहां पर भी वाष्पीकरण हो रहा है, लेकिन उसके जो नीचे टेम्परेचर है उस पर भी वाष्पीकरण संभव है। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा। संघनन की बात कर ली जाए, कंडेंसेशन की बात कर ली जाए, तो इसमें क्या होता है, एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। मान लीजिए किसी बर्तन में पानी गर्म हो रहा है, ये बर्तन है और ऊपर ये ढक दिया गया है, तो ये पानी गर्म कर रहे हैं, उसके बाद ये जलवाष्प बनकर ये पानी बर्तन में जाकर इधर चिपक जाएगा। जैसे ही टेम्परेचर यहाँ कम होगा, टेम्परेचर कम होने की वजह से, ताप कम होने की वजह से ये जो जलवाष्प है वापस किस में बदलना शुरू होगा, जल में बदलना शुरू होगा। मतलब जो गैस है वो किस में बदलना शुरू होगा, लिक्विड में, द्रव में बदलना शुरू होगा। उसी को बोलते हैं कंडेंसेशन। क्वथनांक या वाष्पन के विपरीत होता है, गैस से द्रव में बदलने की जो प्रक्रिया होती है ना, उसको संघनन बोलते हैं। ऊर्ध्वपातन की बात कर लीजिए, सब्लिमेशन की बात कर लीजिए, तो इसमें ध्यान रखिएगा। बाकी नॉर्मली क्या देख रहे हैं आप, बर्फ वाले एग्जाम्पल में ठोस से किस में बदल रहा था, पहले द्रव में, फिर वो किस में बदला, और टेम्परेचर बढ़ाने पर गैस में। लेकिन सब्लिमेशन में क्या होता है ना कि ठोस से डायरेक्ट वाष्प में बदलता है, लिक्विड वाला फेज आता ही नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में कपूर हो गया, ये डायरेक्ट ठोस से गैस में बदल जाता है। या आयोडीन हो गया, अमोनियम क्लोराइड आदि, ठीक, कपूर ध्यान रख लीजिएगा। हाँ, उसके बाद ये बात आप, ये मैंने यहाँ फ्लो चार्ट बना दिया है, डायग्राम से समझाने की कोशिश की है। यहाँ पर डायग्राम बना दिया है, देखिए जैसे ये यहाँ पर गैस है या फिर वाष्प, ये लिक्विड है, यहाँ पर ठोस है। अब देखिए यहाँ पर मैंने ये डायग्राम से दिखाने की कोशिश की है। संघनन का मतलब क्या हुआ, गैस से किस में बदलना, द्रव में, एरो से दिखा दिया है। तो फोटो से भी आप ध्यान रख सकते हैं। हाँ, वाष्पन होगा तो क्या होगा, वाष्पन होगा तो क्या होगा, द्रव जो है वो किस में बदलेगा, गैस में बदलेगा। सब्लिमेशन में क्या होगा, डायरेक्ट इस ठोस से किस में बदल जाएगा, गैस में। ये तीर से मैंने दिखाया, एरो से है से। फ्रीजिंग और मेल्टिंग आप समझ ही रहे हैं, यहाँ पर मैंने दिखाया है, ठोस से द्रव से, मतलब लिक्विड से ठोस में बदलना क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग, जल से बर्फ का बनना। और मेल्टिंग का मतलब क्या हुआ, बर्फ से जल का बनना, मतलब ठोस से लिक्विड का बनना। ठीक है, समझ रहे हैं आप इस बात को। और ये थोड़ा सा एक ध्यान रख सकते हैं कि जो संवहन होता है ना, कन्वेक्शन, वो क्या होता है, कन्वेक्शन होता क्या है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये जो कन्वेक्शन वाली प्रक्रिया है ये होती किस में है, द्रव तथा गैस में, ठोस में नहीं, लिक्विड तथा गैस में। ये इंपॉर्टेंट बात है, द्रव तथा गैस में। इसमें क्या होता है ना कि हीट ट्रांसफर होता है, ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। जैसे पानी आप गर्म कर रहे हैं ना, इसमें पानी जो है, तो पानी गर्म करेंगे ना, तो नीचे वाले जो पार्टिकल्स है, पानी के जो कण है, वो ऊपर की तरफ भागेंगे, गर्म होने के बाद ऊपर की तरफ भागेंगे। ठीक, तो ये जो ऊपर की तरफ भाग रहे हैं पदार्थ के कण, मान लीजिए यहाँ पर जल है, तो उस पदार्थ के जो कण ऊपर की तरफ भाग रहे हैं, गर्म हो रहे हैं, ऊपर की तरफ भाग रहे हैं, फिर ऊपर वाला नीचे आ जा रहा है, मतलब जो गर्म हो रहे हैं वो ऊपर की तरफ जाते जा रहे हैं और जो ठंडा है नीचे आते जा रहा है। ठीक, तो इसमें क्या हो रहा है, पदार्थ का स्थानांतरण हो रहा है, ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है, ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं। पदार्थ के कण का स्थानांतरण हो रहा है, ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है।
इसमें जो स्थानांतरण है, यही खाली ध्यान रखिए, ये द्रव तथा गैस में होता है, लिक्विड इसमें नहीं, ठोस में नहीं, यही इंपॉर्टेंट है इसमें। उसके बाद बात कर ली जाए, देखिए ये कुछ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जैसे कि स्वचालित इंजन जो होता है ऑटोमोबाइल्स इंजन्स, उसमें जो हिमरोधी के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, किसको प्रयुक्त किया जाता है, एंटीफ्रीज के रूप में एथिलीन ग्लाइकोल का। परम शून्य ताप की बात कर लीजिए, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर की बात कर लीजिए, तो अभी हमने जो पैमाने देखे हैं उसमें जो न्यूनतम जो संभव तापमान है वो कितना है, 0 डिग्री केल्विन। अगर ये डिग्री सेल्सियस में पूछा जाए तो क्या होता है, अभी आपने देखा था के इज इक्वल टू क्या होता है, C प्लस 273, और ये किस में है, केल्विन में है, तो के की जगह पर आप 0 रख दीजिए, और C में आपको चाहिए तो C को ऐसे ही रहने दीजिए और 273 लिख दीजिए। अब 273 ये प्लस में है, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो C की वैल्यू कितनी होगी, -273 डिग्री सेल्सियस। अगर डिग्री सेल्सियस में दिया है ऑप्शन में तो ऐसे जा सकते हैं। चलिए, जो स्वस्थ मनुष्य होते हैं उनके शरीर का तापमान जो होता है वो कितना होता है, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ध्यान रखिएगा, दोनों में से एक कोई ध्यान रख सकते हैं, तो फॉर्मूला से आप डिसाइड कर लेंगे, मतलब ऑप्शन में जैसे दिया हुआ है वैसे आप पता कर लेंगे। डिग्री सेल्सियस में मोटा मोटी आप 36.9 या फिर 37 डिग्री सेल्सियस हल्का फुल्का ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद थर्मोस्टेट की बात कर लीजिए, ताप स्थायी भी इसको बोलते हैं, इसका काम क्या है, तापमान को स्थिर बनाए रखना। रेफ्रिजरेटर से संबंधित कुछ एक इंपॉर्टेंट बातें देख लेते हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से, जैसे कि खाद्य पदार्थ को ताज़ा रखने के लिए जो सुरक्षित तापमान है वो कितना है, 4 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद बात की जाए कि जो फ्रिज है उसका दरवाज़ा खोलकर अगर रखते हैं, तो कमरे में कोई फ्रिज रखा हुआ है तो उसका दरवाज़ा खोलकर रखते हैं तो कमरे का तापमान क्या होगा, अंततः बढ़ जाएगा। बहुत सारी गैसें निकलते रहती हैं उनकी वजह से। CFC की बात कर लीजिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की, तो ये रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त होता है, यूज होता है किसमें, फ्रिज में। अब तो नहीं होता है, पुराने वाले जो फ्रिज होते थे ना उनमें ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज होता था, अब कम होता है यूज। क्यों, क्योंकि ये ओजोन परत के क्षरण के लिए, डिप्लेशन के लिए उत्तरदायी है, इसकी वजह से ओजोन परत का क्षरण होता है, डिप्लेशन होता है। इसकी जगह पर क्या यूज करते हैं, फ्रियॉन, CFC के बदले, इससे डिप्लेशन नहीं के बराबर होता है फ्रियॉन से, ठीक है, डिप्लेशन फ्री है, मतलब ओजोन क्षरण फ्री है। उसके बाद बात कर लीजिए, हाँ ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, कुछ एक बातें हैं इंपॉर्टेंट, जैसे गर्मियों में सर्वाधिक जो आरामदायक कपड़ा होता है किस रंग का होता है, सफ़ेद कपड़ा। क्यों, क्योंकि ये सूर्य का जो प्रकाश आता है ना उसको पूरी तरह से रिफ्लेक्ट कर देता है, परावर्तित कर देता है, तो इसके पास परावर्तित सफ़ेद कपड़ा जो होता है ना उसके पास प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता सर्वाधिक होती है। सबसे कम आरामदायक जो होता है वो कौन सा होता है, काला कपड़ा होता है, ब्लैक कलर का कपड़ा, क्योंकि वो अवशोषित कर लेता है प्रकाश को, रिफ्लेक्ट नहीं करता है। उसके बाद ये भी ध्यान रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है कि प्रेशर कुकर में खाना जो है ना वो जल्दी पक जाता है। क्यों, क्योंकि बढ़ा हुआ जो दाब होता है ना उसके अंदर जो प्रेशर बढ़ता है उसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। आपने बहुत बार सुना होगा ना कि ऊंचे जो पहाड़ होते हैं, पर्वत होते हैं, उस पर दाल जो है वो जल्दी नहीं पकती है। क्यों, क्योंकि ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा, ऊपर जैसे चढ़ते जाएंगे प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। जैसे यहाँ पर नॉर्मली 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलने लगता है, अब ऊपर चढ़ गए हैं पहाड़ पर, पर्वत पर, तो वहाँ पर मान लेते हैं 80 डिग्री सेल्सियस पर ही पानी उबलना शुरू हो जाता है, दाब कम होने की वजह से। अब जैसे 80 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलेगा तो बताइए, जो दाल इस पर 100 डिग्री सेल्सियस पर गलती थी, जो दाल पकती थी, वो इस पर कैसे पक पाएगी, टाइम लगेगा ना, इसलिए। चलिए, उसके बाद ये थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, जल से भरे गिलास में तैरता हुआ बर्फ़ का टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी का स्तर क्या होगा, कुछ नहीं होगा, वही रहेगा। क्यों, क्योंकि आयतन वही रहेगा, सेम रहेगा। उसके बाद बात कर ली जाए, गुप्त ऊष्मा की बात कर ली जाए, तो लेटेंट हीट क्या होते हैं भाई, देखिए कोई भी पदार्थ जो होता है ना, किसी भी पदार्थ को दी गई ऊष्मा की वह मात्रा जो पदार्थ के ताप को स्थिर रखते हुए, पदार्थ का ताप क्या रहेगा, स्थिर ही रहेगा, स्थिर रखते हुए उसकी अवस्था में परिवर्तन लाती है। एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ, देखिएगा, मान लीजिए ये कोई बर्तन है, बर्तन में बर्फ का टुकड़ा रखा हुआ है, तो बर्फ का टुकड़ा जो रखा हुआ है ना, इसके ताप की बात की जाए, टेम्परेचर की बात की जाए तो कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। अब तापमान की वजह, टेम्परेचर की वजह से ये बर्फ जो है ना, बाहरी टेम्परेचर की वजह से पिघलना शुरू होगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, बर्फ जब तक पिघलेगा ना, इसका जो तापमान है यही रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा जब तक ये पिघल रहा है, ठीक। तो आप सोचेंगे कि फिर ये बाहर से जो इसको ऊष्मा मिल रही है, वो ऊष्मा जा कहाँ पर रही है, हीट जा कहाँ पर रही है, तो वो जो हीट है ना वो वही गुप्त ऊष्मा के रूप में ये अवशोषित कर ले रहा है बर्फ, क्योंकि इसका जो तापमान है वही रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस जब तक ये पिघल रहा है, ठीक। तो ये सारी बातें हैं, और उसकी अवस्था भी चेंज हो गई, सॉलिड से किस में बदल गया, लिक्विड में, तापमान स्थिर रहते हुए ही, ठीक। तो ये गुप्त ऊष्मा है। एक और एग्जाम्पल से समझ लीजिए गुप्त ऊष्मा, एक और मैं बता देता हूँ, हाँ यहाँ पर मैंने लिखा ही है कि पानी जो उबलता है ना, पानी जब उबल रहा होता है तो 100 डिग्री सेल्सियस पर ये उबलेगा, इसका तापमान कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जब इसका क्या बोलते हैं,
जलवाष्प बनकर ऊपर उड़ता है तो जलवाष्प का भी तापमान क्या होता है, इसका भी तापमान 100 डिग्री सेल्सियस ही होता है। लेकिन पानी से अगर आपकी उंगली जलती है, हाथ जलता है, ठीक है, और ये जो जलवाष्प है उससे हाथ जलता है, तो जलवाष्प से जो हाथ जलता है ना वो ज़्यादा असहनीय होता है। किसके मुकाबले? पानी के मुकाबले। क्यों? क्योंकि जलवाष्प के पास गुप्त ऊष्मा होती है, लेटेंट हीट होती है। ठीक, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। किसकी वजह से ज़्यादा असहनीय होता है? गुप्त ऊष्मा की वजह से। यहाँ लिखा है उबलते जल की अपेक्षा भाप द्वारा जलना अधिक असहनीय होता है। किसकी वजह से? गुप्त ऊष्मा की वजह से। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद बात कर ली जाए वाष्पन के कारण जो शीतलन होता है, कूलिंग होती है, कोई भी चीज़ ठंडी होती है, उसकी बात कर ली जाए तो देखिए एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे मिट्टी के बर्तन में जल का ठंडा होना, ये किसकी वजह से होता है? वाष्पन की वजह से, इवेपोरेशन की वजह से। इवेपोरेशन की वजह से कैसे, समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए ये कोई मिट्टी का बर्तन है, ये कोई मिट्टी का बर्तन है, इसमें पानी रखा हुआ है। अब देखिए इस मिट्टी के बर्तन में महीन छिद्र होंगे, पोर्स होंगे, तो वहाँ से ये जल मतलब अंदर वाला जो पानी है ना वो रिस कर बाहर आ जाता है, बाहर आता है। उसके बाद ये पानी क्या करता है, बाहर जो पानी है ना ये रिस कर जो बाहर आया है, ये मिट्टी के बर्तन से उष्मा लेता है, या फिर जल में जो गुप्त उष्मा है, लेटेंट हीट है, उससे उष्मा लेकर ये जलवाष्प में बदल जाता है। इसका वाष्पीकरण होता है। तो ये गुप्त उष्मा किससे ले रहा है? पानी से ले रहा है। तो पानी से जब ले रहा है ना तो इसका क्या होगा, ताप कम होगा। यहाँ से उष्मा ले रहा है वाष्पीकरण की वजह से, तो यहाँ पर तापमान में कमी आएगी ना, इसलिए पानी ठंडा हो जाता है। खैर, आपको जो रीजन है उससे ज़्यादा जरूरी ये है एग्जाम्पल ध्यान में रखना। किसकी वजह से? मिट्टी के बर्तन में जल का ठंडा होना किसकी वजह से होता है? वाष्पीकरण की वजह से। फिर पसीने का सूखना जो होता है उसकी वजह से। देखते हैं ना पसीना जैसे सूखता है आपको ठंडा फील होता है, ठंडा महसूस होता है। पंखा जो होता है ना वो पसीना जो सूखता है मतलब वाष्पीकरण जो होता है उसकी दर को बढ़ा देता है। ये भी ध्यान रख सकते हैं, यहाँ पर लिखा ही है मैंने, पंखे द्वारा वाष्पन की दर को बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद ये भी ध्यान रख लीजिएगा जो कूलर होते हैं, ये भी एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा, डेजर्ट कूलर द्वारा जो शीतलन होता है, कूलिंग की जाती है, वो भी वाष्पीकरण की वजह से। फिर वायु की जो आर्द्रता होती है ना, ह्यूमिडिटी होती है, अगर वायु में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, नमी ज़्यादा है, उमस है, इसका मतलब वो उसमें वाष्पन की दर कम होगी। देखिएगा बरसात के दिनों में जब उमस बढ़ जाती है तो पसीना को सूखने में टाइम लगता है, गर्मी खूब होती है। क्यों खूब होती है? क्योंकि पसीना जल्दी सूखता ही नहीं है। पंखा चला रहे हैं लेकिन पसीना जल्दी नहीं सूखता है। क्यों? क्योंकि नमी बढ़ी हुई होती है, जिसको हम लोग उमस बोलते हैं। आप समझ रहे हैं इस बात को? तो ह्यूमिडिटी बढ़ेगी ना तो वाष्पन का जो दर है, वाष्पन की जो रेट है वो कम हो जाएगी। ये बात ध्यान रखिएगा। और ह्यूमिडिटी कम होगी तो वाष्पन की जो रेट है वो बढ़ेगी। चलिए कुछ एक इंपॉर्टेंट बातें और देख लेते हैं। जैसे कि बिना बादल वाली रात की तुलना में बादल वाली रात जो है ना अपेक्षाकृत गर्म होती है। क्यों? क्योंकि जो बादल है ना पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा होती है उसको परावर्तित कर देते हैं। तो ये तो बस पढ़ लीजिए, ये चीज़ें आसानी से ध्यान में रह जाएंगी। हाँ, उसके बाद ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, एसी जो होते हैं ना, एयर कंडीशनर, उसमें कमरे को ठंडा रखने के लिए कौन से गैस का प्रयोग करते हैं? संपीड़ित गैस, कंप्रेस्ड गैस प्रयुक्त होती हैं, जिससे कमरे आदि को ठंडा किया जाता है। उसके बाद ये ध्यान रख सकते हैं कि तेज हवा वाली रात में ओस नहीं बनते हैं। क्यों? क्योंकि वाष्पीकरण जो है ना, इवेपोरेशन जो है ना उसकी दर तेज हो जाती है। ये तो आप समझ रहे हैं। चलिए हाँ, ये देख लीजिए, ये भी मैंने बताया ही था। कम अगर ह्यूमिडिटी होगी ना और तापमान अधिक होगा, ह्यूमिडिटी कम होगी तो वाष्पीकरण की जो दर है वो बढ़ जाएगी ना, और तापमान भी साथ में ज़्यादा हो तो कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। सिंपल सी बात है, ह्यूमिडिटी कम हो और तापमान ज़्यादा हो तो जल्दी कपड़े सूख जाएंगे। चलिए उसके बाद वेव की बात कर ली जाए तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान रख लीजिएगा, एक मिनट ये ध्यान रखिए। वेव की बात की जाए तो मुख्यतः दो भाग में इसको विभाजित करके हम देखते हैं। एक तो यांत्रिक वेव होती हैं, मैकेनिकल वेव्स। उसके बाद ये थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, विद्युत चुंबकीय तरंगे भी होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इनको दो भाग में विभाजित करके देख लेते हैं। एक होती हैं अनुप्रस्थ तरंगे, ट्रांसवर्स वेव। एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा, प्रकाश तरंग जो है ना ये ट्रांसवर्स वेव का एग्जाम्पल है। हाँ, प्रकाश तरंग जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी हो सकती है। ये जो तरंग है ये विद्युत चुंबकीय तरंग भी हो सकती है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। ध्वनि तरंग की बात की जाए तो ये केवल यांत्रिक तरंग के अंतर्गत ही आएगी, ये विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं हो सकती है। और ये किसका एग्जाम्पल है? अनुदैर्ध्य तरंग का, अनुदैर्ध्य तरंग, लॉन्गिट्यूडनल वेव का। और ये दोनों जो तरंग हैं ये किसके अंतर्गत आएंगी? यांत्रिक तरंग के। ये मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि क्वेश्चन में पूछे जाते हैं निम्नलिखित में से कौन यांत्रिक तरंग नहीं है या फिर है, या फिर कौन इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव नहीं है या फिर है। इसीलिए आप एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर लिख दिया है, प्रकाश हो गया, एक्सरे, गामा रे, ठीक है, रेडियो वेव आदि। ये सब कुछ एग्जाम्पल्स है, तो एग्जाम्पल्स खाली ध्यान रखिए। जैसे हम अनुप्रस्थ तरंग की बात करें, ये अनुप्रस्थ तरंग की बात करें, ट्रांसवर्स वेव की बात करें, तो वेव की जो दिशा होती है ना, ये देखिए ये वेव की दिशा है, एक मिनट,
वेव तरंग की जो दिशा होती है ना, तरंग की दिशा के लंबवत कंपन होता है। जैसे ये मान लीजिए दीवार है, दीवार से आप यहाँ पर धागा बांध दिए हैं, ये धागा है, यहाँ पकड़े हुए हैं, उसके बाद यहाँ पर ऊपर करके ऐसे छोड़ेंगे ना, झटका देंगे, उसके बाद कुछ ऐसा ये होगा, आप देखेंगे ध्यान से तो ठीक। तो वेव की जो गति होती है, जो डायरेक्शन होता है, तरंग की जो दिशा होती है, उसका लंबवत कंपन होता है किसमें? ट्रांसवर्स वेव में, अनुप्रस्थ तरंग में। आपको खाली ये ध्यान रखना है, गैस में पॉसिबल नहीं है, द्रव में भी अंदर में पॉसिबल नहीं है, उसके ऊपर ही जो सतह होती है ना उस पर पॉसिबल है, भीतर पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये विद्युत चुंबकीय तरंग भी हो सकती है, ये भी मैंने अभी समझा दिया है। अब जिनको हाईलाइट किया वो ध्यान रखिए। जैसे ये वेवलेंथ किसको बोलते हैं, तो ये जो वेव है ना, देखिएगा यहाँ पर ये जो हाईएस्ट पॉइंट है इसको बोलते हैं श्रिंग, क्रेस्ट, और यहाँ पर भी। तो जो दो लगातार हाईएस्ट पॉइंट है ना, एक तो ये हो गया, उसके बाद आगे आइएगा तो उसके बाद ठीक उसके बाद वाला उत्तरोत्तर इसको बोलते हैं, ठीक बाद वाला जो श्रिंग है वो ये है। तो इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है ना, ये इसको बोलते हैं वेवलेंथ। या फिर क्या कीजिए, ये जो गर्त है, ये लोवेस्ट पॉइंट, और इसके ठीक बाद जो लोवेस्ट पॉइंट आपको मिल रहा है गर्त, ये यहाँ पर है, तो इनके बीच जो डिस्टेंस है, ठीक है, तो इनको भी वेवलेंथ बोलते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये पूछा हुआ भी क्वेश्चन। उसके बाद अनुदैर्ध्य तरंग की बात कर ली जाए तो साउंड, ध्वनि तरंग एग्जाम्पल जो है ना, जरूर ध्यान रखिएगा, अनुदैर्ध्य तरंग का एग्जाम्पल है। उसमें क्या होता है कि जिधर की तरफ तरंग की दिशा होती है ना, उसी डायरेक्शन में वाइब्रेशन, उसी के समानांतर वाइब्रेशन होता है, उसी के पैरेलल वाइब्रेशन होता है। जैसे साउंड क्या है, आप यहाँ पर बोलेंगे ना, तो यहाँ के जो पार्टिकल्स है यहाँ पर, तो वो ये जो है ना, ये पार्टिकल अगले वाले को एनर्जी देगी। कैसे? ऐसे वाइब्रेट होता है ऐसे वाइब्रेट होते हैं पार्टिकल्स, वाइब्रेट होते 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 आगे वाले जो पार्टिकल्स हैं ना उनको एनर्जी देते रहते हैं, उसके बाद आवाज़ पहुंच जाती है। अब इसी वजह से माध्यम की ज़रूरत पड़ती है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ध्वनि तरंग के लिए माध्यम की इसीलिए ज़रूरत पड़ती है। मतलब जहाँ पर वायुमंडल नहीं है वहाँ पर ध्वनि तरंग पॉसिबल नहीं है, वैक्यूम में पॉसिबल नहीं है, ठीक, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, तरंग की दिशा के समानांतर कंपन होता है, ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यम में ये संभव है, वैक्यूम में संभव नहीं है, ध्यान रखिएगा। विद्युत चुंबकीय तरंग की बात कर ली जाए तो ये माध्यम की इसको आवश्यकता नहीं होती, इसको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, बट इसको माध्यम की आवश्यकता होगी। चाल की बात कर ली जाए, जो विद्युत चुंबकीय तरंग होती हैं उनकी चाल क्या होती है, तो वो जो तरंग होते हैं उनकी चाल होती है 3 × 10⁸, जो प्रकाश की चाल होती है वैक्यूम में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल्स के रूप में ये ध्यान रख लीजिएगा, एक्सरे, गामा रे, पैरावैग्निक किरणें, रेडियो तरंग आदि, ठीक है। उसके बाद ये ध्यान रख कुछ एक इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रख लीजिएगा, क्रिस्टल की जो संरचना होती है उनको जानना हो, आंतों के जो रोग हो या फिर वो CT स्कैन आदि, CT स्कैन जो मेडिकल में यूज किया जाता है, पेट के अंदर जो प्रॉब्लम होती है उसको पता करने के लिए, तो उसमें प्रयोग का किया जाता है, कौन सी रे का प्रयोग किया जाता है, एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ध्वनि की बात कर लेते हैं, ध्वनि वेव, साउंड वेव की बात कर ली जाए तो देखिए इसका जो संचरण होता है, ट्रैवलिंग होती है, किस में होती है, इसके लिए माध्यम जरूरी है। अभी मैंने बताया था माध्यम आवश्यक है, अनुदैर्ध्य तरंग का ये एग्जाम्पल है ध्वनि। उसके बाद बात कर लीजिए, हाँ, ध्वनि की चाल की बात की जाए तो ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा किस में होती है, ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिए। क्वेश्चन ऐसा भी पूछा गया है या फिर पूछ भी लिया जाएगा, दे देगा इस्पात है, ठीक है, जल है, समझिएगा इस बात को, इस्पात है, जल है, और मान लीजिए कि कोई हाइड्रोजन लिख देता हूँ मैं, हाइड्रोजन है, ऐसा समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ। बताइए किसमें स्पीड सबसे ज़्यादा होगी, ध्वनि की। तो इसमें सॉलिड कौन सा है, इस्पात सॉलिड है, उसके बाद ये लिक्विड है, उसके बाद ये गैस है, इसलिए मैं आपको ये समझाया है बस। तो उसके बाद हाँ, ये ध्यान रख लीजिएगा, तापमान बढ़ाएंगे ना तो ध्वनि की चाल बढ़ेगी, तापमान ज़्यादा होने से, तो इसीलिए गर्मी के दिनों में ध्वनि की चाल ज़्यादा होती है और सर्दी में कम हो जाती है। तो वायु में, हाँ, नॉर्मली बात की जाए 0 डिग्री सेल्सियस पर वायु में ध्वनि की जो चाल होती है वो कितनी होती है, इंपॉर्टेंट बात है, 331 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद ध्वनि का जो आवृत्ति परिसर है, रेंज जो है, फ्रीक्वेंसी रेंज, उनकी बात कर लेते हैं। जैसे श्रव्य जो तरंगें होती हैं ना, उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होती है, जिनको जो सामान्य जो मनुष्य है वो नहीं सुन सकता है, 20 हर्ट्ज से कम। और ये तरंगे कौन उत्पन्न करते हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल के रूप में ध्यान रख सकते हैं, वेल, गैंडा आदि, ठीक है। हाँ, श्रव्य तरंगों की बात की जाए जिसको मनुष्य सुन सकता है, ऑडिबल जो वेव्स हैं, तो इसकी फ्रीक्वेंसी ध्यान रखिएगा, 20 हर्ट्ज से लेकर 20 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से लेकर 20 हर्ट्ज से लेकर कहाँ तक, 20,000 हर्ट्ज तक। 20,000 अर्थात क्या हो जाएगा किलो में, 20 किलो हर्ट्ज। पराश्रव्य तरंगों की बात की जाए, अल्ट्रासोनिक वेव की बात की जाए तो देखिए इसकी जो रेंज है 20 किलो हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज
से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जो होती है ना, वो इसके अंतर्गत पराश्रव्य तरंगे उनको बोलते हैं। हाँ, एग्जाम्पल के रूप में जैसे डॉल्फिन, चमगादड़ जैसे जंतु उत्पन्न करते हैं ये तरंगे। चमगादड़ ध्यान रखिएगा, पराश्रव्य या फिर पराध्वनि, कुछ भी दिया हो एक ही बात है। डेसिबल की बात की जाए तो जो ध्वनि की तीव्रता होती है उसके मापन का ये क्या है, मात्रक है, यूनिट है, डेसिबल में मेजर करते हैं। हाँ, WHO के अनुसार आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं कि एक नगर के लिए सुरक्षित जो ध्वनि प्रदूषण का स्तर है वो कितना डेसिबल होना चाहिए, 45 डेसिबल। उसके बाद बात की जाए तो देखिए, जैसे कि ये रेंज कुछ दिया हुआ, जैसे फुसफुसाहट जब हम धीरे धीरे बात करते हैं ना, तो जो ध्वनि की तीव्रता होती है डेसिबल में देखा जाए तो 15 से 20 डेसिबल होती है। साधारण बातचीत जो होती है, नॉर्मल बातचीत होती है, वो कितनी होती है, 30 से 60 डेसिबल तक। गुस्से में बातचीत हो तो 70 से 80 डेसिबल है। ट्रक, मोटरसाइकिल जो गाड़ियाँ होती हैं, इनकी जो आवाज़ उत्पन्न, इनके द्वारा जो आवाज़ उत्पन्न होती है उनकी जो तीव्रता होती है क्या बोलते हैं, 90 से 95 डेसिबल। यंत्र कारखाने जो ध्वनि उत्पन्न करते हैं 100 से 110 डेसिबल। ऑर्केस्ट्रा वगैरह में जो साउंड सिस्टम के द्वारा ध्वनि की तीव्रता होती है 110 से 120 डेसिबल। जेट विमान की वजह से 140 से 150 डेसिबल, मोटा मोटी ये ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद हाँ, ये थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा कि जो 90 डेसिबल होता है ना, ये मतलब 90 डेसिबल का अगर कोई शोर है ना, तो ये बर्दाश्त करने की मैक्सिमम सीमा है किसी भी मनुष्य के लिए। नॉर्मल मनुष्य की बात की जाए तो 90 डेसिबल किसी शोर को बर्दाश्त करने की अधिकतम सीमा है। हानिकारक स्तर किस डेसिबल को माना जाता है, 80 डेसिबल से ज़्यादा अगर ध्वनि की तीव्रता है तो उसको हानिकारक माना जाता है। विद्युत की बात करें या इलेक्ट्रिसिटी की बात की जाए तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिए प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस ये क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी नहीं है, बट यहाँ पर मैंने लिख दिया, जो धारा होती है ना, जो करंट होता है उसके प्रवाह में जो रुकावट पैदा होती है उसको प्रतिरोध बोलते हैं। ठीक, ये जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि रेजिस्टेंस जो है, हाँ, एक तो इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, ओम, ये मैं बता चुका हूँ। रिलेशन ये ध्यान रखिएगा, आर से संबंधित जो ये है, ये रिलेशन आर इज इक्वल टू क्या होता है, रो एल अपॉन ए। अब यहाँ पर क्या ध्यान आपको रखना है, देखिए ऊपर की तरफ, जैसे ये ऊपर देखिए, आपको पता है कि न्यूमरेटर में इसको अंश बोलते हैं हिंदी में। न्यूमरेटर अगर बढ़ाएंगे तो पूरी की पूरी वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। और नीचे हर की बात की जाए, डिनोमिनेटर, अगर ये बढ़ाएंगे तो ये वैल्यू कम होगी, ये आपको पता है मैथ्स से। तो इससे क्या होगा ना, कैसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर पूछ लिया जाए कोई कंडक्टर है, कोई चालक है, अब उसकी लेंथ बढ़ाई जाती है, तो लेंथ बढ़ाने का मतलब यही ना हुआ कि ऊपर बढ़ा रहे हैं, ऊपर की वैल्यू बढ़ा रहे हैं। और एरिया को फिक्स रखिए, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इधर ये मान लीजिए स्फेरिकल है, ये स्फेरिकल है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ये फिक्स है। तो एल जैसे बढ़ाएंगे तो आर की वैल्यू बढ़ेगी, मतलब इसकी प्रतिरोध की जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध की वैल्यू किस में बढ़ जाएगी, जब लेंथ बढ़ाएंगे, एल बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध की वैल्यू बढ़ेगी। हाँ, एल को फिक्स रखिए, लेंथ को फिक्स रखिए, और इसकी जो क्या बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब इसकी मोटाई बढ़ा दीजिए। तो मोटाई बढ़ाएंगे तो ये एरिया बढ़ जाएगा ना, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो एरिया जैसे ही बढ़ाएंगे प्रतिरोध कम होगा। तो पतला जो वायर होता है ना, पतला वायर में करंट थोड़ा मुश्किल से फ्लो करता है, मोटा वाला जो वायर होता है उसमें आसानी से फ्लो करता है। तो इस फॉर्मूला से आप डिसाइड कर सकते हैं। ये भी पूछा जाता है कि लेंथ डबल करेंगे तो आर पर क्या फ़र्क पड़ेगा, एरिया डबल करेंगे तो आर पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ओम का नियम मैंने यहाँ पर दिखाया नहीं है। ओम के नियम से आप, ओम जो होता है, ओम ने क्या बोला था कि करंट जो होता है ना, किसी कंडक्टर के थ्रू अगर हम वोल्टेज सप्लाई करते हैं तो उसमें जो करंट फ्लो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, वी के। इसी से निकल कर आएगा V इज इक्वल टू आई आर। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, V क्या है, वोल्टेज है, I क्या है, करंट है, R क्या है, रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है। V इज इक्वल टू आई आर, थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। हाँ, यहाँ पर ये इसके लिए मैंने बता दिया ये सब कि ये क्या है, R प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है। रो की बात की जाए, ऊपर ये L के बगल में जो है इसको बोलते हैं प्रतिरोधकता, रेजिस्टिविटी। तो इसकी यूनिट पूछी जा सकती है क्वेश्चन में, इसकी यूनिट को पूछा जा सकता है, किस में एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आप यहाँ फॉर्मूला से निकाल लेंगे। आर की एसआई यूनिट आपको पता है, एल की एसआई यूनिट मीटर, ये एरिया है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसकी जगह पर ओम रख देंगे, दाएं बाएं करेंगे तो ये मैं बता ही चुका हूँ, मैं बता चुका हूँ, एक्सप्लेन करके दिखा चुका हूँ, तो फिर से बताने का कोई मतलब नहीं है, आप देख लीजिएगा। उसके बाद हाँ, ये थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, एक यूनिट जो विद्युत आप सुनते हैं ना, एक यूनिट बिजली खर्च हो चुकी है, खपत हो चुका है। तो एक यूनिट का मतलब क्या होता है, 1000 वाट, मतलब 1000 वाट बिजली खर्च हो चुकी है। 1000 वाट को हम किलो वाट में बोले तो 1 किलो वाट हो जाएगा। अब 2000 वाट है तो आप पता कर लीजिएगा कितनी यूनिट हुई, 2 यूनिट हुई, 2 किलो वाट, 2 यूनिट। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। बल्ब का जो फिलामेंट होता है काई का बना होता है, टंगस्टन का, ध्यान रखिएगा। हाँ, जलते हुए विद्युत बल्ब के जो फिलामेंट होते हैं उनका ताप जो होता है सामान्यतः कितना होता है, जैसे ये टंगस्टन फिलामेंट जो होता है उसके ताप की बात कीजिए तो सामान्यतः 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर
2500 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान होता है जब बल्ब जल रहा होता है। तो फ्यूज का जो सिद्धांत है वो किस पर कार्य करता है, तो इस टेम्परेचर से आपको पता चल ही गया कि विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है, हीटिंग इफेक्ट पर। उसके बाद फ्यूज तार की जो विशेषता होती है उसकी प्रतिरोधकता, मतलब उसकी प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है, और गलनांक जो होता है वो क्या होता है, कम होता है। गलनांक जो होता है वो कम होता है। मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहा हूँ। हेलोजन लैंप की बात कर ली जाए तो उसका जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन एवं जो सोडियम की मिश्र धातु होती है ना उसका बना हुआ होता है। टंगस्टन एवं सोडियम, ध्यान रखिएगा। घरेलू विद्युत तार होते हैं उनकी जो वायरिंग की गई होती है वो किस श्रेणी में की गई होती है, तो सामान्यतः जो श्रेणी का यूज किया जाता है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन का यूज किया जाता है, समांतर श्रेणी का। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। विद्युत बल्ब के अंदर जो गैस होती है वो आर्गन, नाइट्रोजन। सामान्य ट्यूबलाइट में जो गैस होती हैं, जो सामान्य ट्यूबलाइट होती हैं, आर्गन के साथ साथ मरकरी वेपर। और जो फ्लोरेसेंट अर्थात प्रतिदीप्ति बल्ब में गैस होती हैं वो कौन सी गैसें होती हैं, पारे के साथ साथ आर्गन, जेनॉन या नियॉन। ठीक, पारे के साथ ये कोई भी आर्गन, जेनॉन या नियॉन। हाँ, चालकता की बात कर ली जाए कि सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी किसकी होती है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चांदी की कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा चालकता इसकी होती है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तांबा, उसके बाद सोना, एल्यूमिनियम, लोहा। ट्रांसफार्मर की बात कर ली जाए तो ट्रांसफार्मर के बारे में थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है, क्या कार्य होता है इसका, वोल्टेज को कम करना या फिर बढ़ाना। जैसे कि दो प्रकार के ट्रांसफार्मर आप मोटा मोटी ध्यान रख लीजिएगा। एक तो होता है ऊंचाई स्टेप अप ट्रांसफार्मर, उसका काम क्या है, वोल्टेज को बढ़ाना, वोल्टेज को बढ़ाना। एक मिनट। और उसके बाद है अपचाई अर्थात स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, मतलब उसका काम क्या है, वोल्टेज को घटाना। एग्जाम्पल के रूप में आप मोबाइल का चार्जर ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि 200 मोबाइल के चार्जर में हम 220-30 वोल्ट देते हैं। ठीक है, अब वो हमें 3-3.5 वोल्ट दे देता है स्टेप डाउन करके। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट मेन काम होता है वोल्टेज को कम करने वाला, वो किसका होता है, ट्रांसफार्मर का होता है। जैसे कि आप गांव में देखें, गांव शहर जहाँ भी रहते हैं तो जो बिजली की तार होती है आप देखते हैं ना, 11,000 वोल्ट की तारें आप सुने होंगे। ठीक, तो 11,000 के वोल्ट की तारें होती हैं, बट हमारे यहाँ जो बिजली आती है, सप्लाई आती है, वो 11,000 वोल्ट का थोड़ी होता है। हमारे यहाँ जो सप्लाई आती है वो तो 220 वोल्ट का होता है नॉर्मली। ठीक, तो वो किसकी वजह से होता है, जो आप देखे होंगे मोड़ पर, चाहे कहीं कहीं पर, जगह जगह पर लगे हुए होते हैं ट्रांसफार्मर। तो वो कौन सा ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन, वोल्टेज को कम करके हमारे यहाँ पहुँचा रहे हैं। ठीक, ये सारी बातें हैं। तो ये फिजिक्स से संबंधित सारी महत्वपूर्ण बातें थीं। चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।